नमस्कार फ्रेंड्स, विवेकानंद कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यता जिसका नाम है आहड़ की सभ्यता। आहड़ के बारे में पढ़ेंगे। आहड़ है कहाँ? राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। और कौन सी नदी के किनारे है ये? नदी का नाम भी यही है, आहड़, आयड़, या इसको बेड़च भी कहा जाता है। बेड़च नदी भी कहा जाता है। तो ये बेड़च नदी के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के बाएं तट पर स्थित है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। और इसकी खोज किसने की, कब खोज हुई, क्या क्या हमें यहाँ से मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली हमने कालीबंगा की सभ्यता एक ट्रिक के माध्यम से की थी, आपको अच्छा लगा। और ये भी हम ट्रिक के माध्यम से ही पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में जानेंगे। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे इसकी खोज के बारे में। तो इसकी खोज सबसे पहले 1953 में हुई। 1953 में इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इस सभ्यता को खोजा। तो आपको याद कैसे रखना है? याद रखना है आपको 1953 में 3 है ना, तो 3 से बन जाएगा अक्षय। याद रह जाएगा, 1953 और 3 से बन जाएगा अक्षय। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की और उत्खनन कार्य किया। उसके बाद 1956 रतन चंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा भी उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद में 1961 एक प्रसिद्ध उत्खननकर्ता जिनको कहा जाता है एच.डी. सांकलिया, पुणे विश्वविद्यालय से संबंधित थे ये एच.डी. सांकलिया, इन्होंने इसका विस्तृत उत्खनन किया। हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, उनके द्वारा यहाँ विस्तृत उत्खनन किया गया 1961 में। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है अक्षय रतनमुखी 4 × 2 = 8 ग्राम। ये ट्रिक हो जाएगी इसकी। अक्षय रतनमुखी 4 × 2 = 8 ग्राम। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, और मुखी हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, मुखी से बन जाएगा। अब ये क्या है? 4 × 2 = 8, यानी कि 8 इसके कुल सतर मिले हैं। मोटे तौर पर इसके सतर मिले हैं 8, यानी कि 8 सतर इसके खोजे गए हैं, यानी कि 8 बार ये बसी थी। और 4 × 2 से क्या बनेगा? यानी कि जो चौथा सतर है ना, चौथे सतर से एक मृद बाण मिला है। चौथे सतर से एक मृद बाण मिला है, और उसमें 2 क्या मिली है? 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है। अक्षय रतनमुखी 4 दूनी 8 ग्राम। ग्राम से क्या होगा? जैसे हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो वो नगरीय संस्कृति थी ना, तो ये किस प्रकार की संस्कृति थी? ये ग्रामीण संस्कृति थी। ग्राम से बनेगा ग्रामीण प्रकार की संस्कृति। आया समझ में? आहड़ उदयपुर जिले में, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे बाएं किनारे पर बसी हुई है। सर्वप्रथम खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। 1956 रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य, 1961 एच.डी. सांकलिया के द्वारा उत्खनन कार्य। और इसकी ट्रिक याद रखनी है आपको, अक्षय रतनमुखी 4 दूनी 8 ग्राम, यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, कुल इसके सतर मिले हैं यहाँ पे 8। और जो चौथा सतर है ना, चौथे सतर से एक मृद बाण में 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और ये संस्कृति किस प्रकार की थी? ग्रामीण प्रकार की ये संस्कृति थी, याद रखना।
जो कालीबंगा है वो नगरीय संस्कृति थी और ये ग्रामीण संस्कृति थी। कुल मोटे तौर पर इसके जो सत्र है ना उसको 8 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखना। अक्षय रतनमुखी 4 दूनी 8 ग्राम और 1953 में 3 है, 3 से बन जाएगा अक्षय। और हमें और क्या क्या मिला वो भी हम यहां ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। और ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। मिला क्या है इसमें से? तामर बनास घाट टीले पर, तामर बनास घाट टीले पर चरखा चक्की चला, चरखा चक्की चला डोल उड़ाई, डोल उड़ाई। त्रिशूल देवता के संग, त्रिशूल देवता के संग गोरे कोठे की रंगाई, त्रिशूल देवता के संग गोरे कोठे की रंगाई। लोहे तांबे की पूजा में, लोहे तांबे की पूजा में सुरम सलाई सुई, लोहे तांबे की पूजा में सुरम सलाई सुई। खंड खंड नारी, खंड खंड नारी बड़े कमरे, बड़े चूल्हे की सफाई, खंड खंड नारी बड़े कमरे बड़े चूल्हे की सफाई। चावल बाजरा खाकर काला बैल व पशु चराई। तो ये ट्रिक है, इसे याद रखना भी आसान है। और ट्रिक का एक फायदा है कि हमें ये डाउट नहीं रहता कि हमें इस सभ्यता से ये कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सी सभ्यता से है, और ट्रिक हो हमारे पास तो हम पता कर सकते हैं कि ये इसी सभ्यता का है, हमें कन्फर्म उसका उत्तर मिल जाता है। ताम्र बनास घाट टीले पर चरखा चक्की चला धूल उड़ाई, त्रिशूल देवता के संग गोरे कोठे की रंगाई, लोहे तांबे की पूजा में सुरम सलाई सुई, खंड खंड नारी बड़े कमरे बड़े चूल्हे की सफाई। यानी कि खंड खंड नारी, खंड खंड का अर्थ हो जाएगा टूट जाना, थक जाना। कैसे थक जाना? बड़े कमरे और बड़े चूल्हे है, उतना ही काम ज्यादा होगा ना, तो उनकी सफाई करते वक्त, काम करते वक्त थक जाना। चावल बाजरा खाकर काला बैल व पशु चराई। अब हम पढ़ेंगे इससे क्या क्या मिला। तो सबसे पहले तो है ताम्र, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम इसका ताम्रवती नगरी। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, उसमें से भी तांबे के औजार बहुत मिले हैं, बहुत सामान मिला है तांबे से संबंधित। तो आहड़ सभ्यता में भी हमें सबसे ज्यादा जो भी सामान मिला है, जो भी औजार मिले हैं वो तांबे के मिले हैं। तो इसको पहले कहा जाता था ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी। दूसरा है बनास, इसको कहा जाता है बनास संस्कृति। यानी कि जिन जिलों में से बनास नदी बहती है ना, बनास नदी बहती है, उन जिलों में जितने भी सभ्यता के क्षेत्र खोजे गए हैं उन सभी को बनास संस्कृति कहा जाता है। तो ये बेड़क नदी, ये भी बनास की सहायक नदी है, तो इसके कारण इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और अब तक कुल 90 क्षेत्र बनास संस्कृति के खोजे जा चुके हैं। तो ये भी बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बनास से बन गया बनास संस्कृति। घाट,
तो इसका प्राचीन नाम जो इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, इसका प्राचीन नाम है अगाटपुर या अगाट दुर्ग भी कहा जाता है इसको। अगाटपुर या अगाट दुर्ग, जो प्राचीन साहित्य 10वीं 11वीं सदी है ना, उसमें जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में इसको अगाट दुर्ग या अगाटपुर के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है टीले। टीले से क्या बनेगा? टीले से इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीले से बनेगा इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और हमें क्या मिला है? चरखा व चक्की मिला है। क्या मिला है? एक चरखा और क्या मिला है? एक चक्की मिली है। ठीक है, चक्की। और चक्की चलती कैसे थी? ये पैर चलित है, यानी कि पैरों के द्वारा चलती थी। ये एक चरखा मिला है और एक चक्की मिली है। फिर आगे है धूल। धूल से क्या बनेगा? इसका प्राचीन नाम धूल कोट भी आता है। जो स्थानीय लोग हैं ना, वो अपनी भाषा में इसको धूल कोट कहते थे। इसका स्थानीय नाम धूल कोट है। वहां के स्थानीय निवासी थे, वो इसे धूल कोट के नाम से जानते थे। तो ताम्रवती नगरी इसका प्राचीन नाम है। बनास नदी बहती है, तो बनास नदी में जितने भी क्षेत्र मिले, 90 क्षेत्र खोजे गए हैं अब तक, उन सभी को बनास संस्कृति कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम अगाटपुर है। 10वीं 11वीं सदी में इसको अगाटपुर या अगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। मृतकों का टीला कहा जाता है। और हमें चरखा मिला है एक, और एक चक्की मिली है, और वो चक्की पैरों से चलती थी, और इसका स्थानीय नाम धूल कोट था। जो स्थानीय लोग अपनी भाषा में इसको धूल कोट कहते थे। फिर आ गया त्रिशूल देवता के संग, यानी कि हमें 6 तांबे के सिक्के व 3 मोहरें मिली है। छह तांबे के सिक्के व 3 मोहरें मिली है। और जो एक तांबे का सिक्का है ना, एक तांबे के सिक्के पर एक तरफ तो त्रिशूल है, एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ है, और दूसरी तरफ उसके अपोलो देवता का चित्र है। किसका? अपोलो देवता का चित्र है। तो त्रिशूल देवता से क्या बन जाएगा? हमें एक तांबे का सिक्का मिला है, और तांबे के सिक्के के एक तरफ त्रिशूल बना हुआ है और दूसरी तरफ अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है। फिर आगे हमें क्या मिला है? गोरे कोठे। गोरे कोठे क्या थे? मृदबाण थे। क्या थे ये? गोरे व कोठे, ये मृदबाण। मृदबाण क्या थे? इनका काम क्या था? अनाज भंडारण, अनाज भंडारण के काम आते थे। यानी कि मटके कह लो, बड़े आकार के मटके, बड़े आकार के मटके, जिन्हें क्या कहा जाता था? गोरे व कोठे कहा जाता था। और वो किस काम आते थे? अनाज भंडारण के काम आते थे। यानी कि बड़े बड़े मटके बने हुए हैं और उन मटकों में अनाज भर के रखा जाता था। फिर आगे है रंगाई। रंगाई क्या मिला है? हमें ठप्पे मिले हैं। क्या मिले हैं? ठप्पे, जिससे हमें क्या पता चलता है? यहां पर रंगाई छपाई का काम भी होता था। फिर आ गया लोहे। लोहे से हमें लो उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? लो उपकरण, यानी कि इस सभ्यता के लोग भी बाद में लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। तो आगे तांबा। तांबा तो प्रमुख था यहां। तांबा गलाने की बट्टियां मिली है। तांबे से क्या बनेगा? तांबा गलाने की बट्टियां मिली है। याद रखना, लो, हमें लो प्रयोग करने के साक्ष्य मिले, लो उपकरण मिले। तांबे से तांबा तो बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता था, तो यहां पे तांबा गलाने की बट्टियां मिली है, यानी कि यह एक औद्योगिक क्षेत्र था। तांबे से बहुत से सामान बनाए जाते थे। तांबा गलाने की बट्टियां मिली है। तांबा गलाने की बट्टियां लो उपकरण के साक्ष्य है। रंगाई छपाई के लिए हमें ठप्पे मिले हैं कि यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग भी प्रचलित था। गोरे व कोठे मिले हैं, यानी कि बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े मृदबाण, जिनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। फिर आ गया पूजा। क्या मिला है? पूजा पात्र मिला है।
पूजा के लिए जो भी सामान होता है ना, यानी कि पूजा की एक थाली मिली है, एक थाली मिली है और उससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। और क्या मिला हमें? तांबे की एक सुरम सिलाई, एक सुई मिली है। क्या मिली है? एक सुई मिली है और एक सुरम सिलाई, सुरमा डालने के काम आती थी ना। और ये दोनों किससे बनी हुई है? ये दोनों तांबे से बनी हुई है। तांबे की सुई और सुरम सिलाई दोनों तांबे से बनी हुई है। फिर आ गया खंड खंड नारी। खंड खंड नारी से क्या बनेगा कि हमें एक नारी की मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति मिली है? खंड, यानी कि खंडित नारी मूर्ति मिली है। खंडित नारी मूर्ति मिली है, याद रखना। खंड खंड नारी से क्या बनेगा? खंडित नारी की एक मूर्ति मिली है, यानी कि टुकड़ों में नारी की मूर्ति मिली है और उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। बड़े कमरे, क्या मिले हैं? बड़े कमरे, यानी कि जो भी हमें कमरे मिले हैं ना, उनका आकार बहुत बड़ा था। और उनका आकार कितना था? 33 गुना 20 फीट, यानी कि लंबाई 33 फीट और चौड़ाई 20 फीट। इतने बड़े बड़े आकार के वहां पे हमें कमरे मिले हैं। और जो भी घर मिली है ना, प्रत्येक घर में 2-3 चूल्हे तो है ही। कितने? 2-3 चूल्हे तो हमें वहां प्रत्येक घर में मिले हैं। लेकिन बड़े चूल्हे से क्या बनेगा? कई घरों में हमें 6 चूल्हे भी मिले हैं। कई घरों में हमें 6 चूल्हे भी मिले हैं। और 6 चूल्हों से हमें क्या पता चलता है? कोई सामूहिक भोजन का पता चलता है या संयुक्त परिवार प्रथा का पता चलता है कि एक घर है, एक घर में 6 चूल्हे बने हुए हैं। ठीक, तो 6 चूल्हे हमें कितने आदमियों के लिए भोजन बनाना है उसे पता चलता है कि 6 चूल्हे हैं, तो या तो संयुक्त परिवार प्रथा होगी या यहाँ पे कोई सामूहिक भोजन व्यवस्था होगी। बड़े कमरे, बड़े चूल्हे, यानी कि कमरों का आकार भी बड़ा मिला है और ज्यादा संख्या में हमें चूल्हे मिले हैं, जो हमें संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आ गया चावल बाजरा कि उनका प्रमुख खाद्यान्न क्या था? प्रमुख खाद्यान्न उनका चावल पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे क्या था? बाजरा। इनके ये प्रमुख खाद्यान्न थे। जो आर्य सभ्यता के लोग थे ना, उनका प्रमुख खाद्यान्न चावल और बाजरा था। फिर आगे मिला है हमें काढ़ा। काढ़े से क्या बनाना है? यहाँ पे एक तो काले और लाल मृदबांड मिले हैं। काले और लाल मृदबांड है वो सभी सभ्यताओं में मिले हैं, लेकिन यहाँ के जो काले मृदबांड मिले हैं ना, वो अलग है। काले और लाल मृदबांड यहां भी मिले हैं, लेकिन जो काले मृदबांड है वो अलग है। इन पे क्या किया हुआ है? इन पे ज्यामितीय अंकन किया हुआ है। ज्यामितीय अंकन किया हुआ है जो काले मृदबांड मिले हैं उनके ऊपर। और फिर आगे बैल। बैल से क्या बनेगा? एक हमें बैल की आकृति मिली है। क्या मिली है? बैल की आकृति। बैल की आकृति मिली है और उसको क्या कहा जाता है? बनासियन संस्कृति होने के कारण उसको बनासियन बुल कहा जाता है। याद रखना, बनासियन बुल कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो बैल की आकृति मिली है और उसको बनास संस्कृति होने के कारण उसको क्या नाम दे दिया? उसको बनासियन बुल का नाम दे दिया। बैल की आकृति मिली है, उसको बनासियन बुल कहा जाता है। काले मृदबांड यहाँ के विशेष हैं, उनके ऊपर ज्यामितीय अंकन किया हुआ है। और लाल मृदबांड है, उनके ऊपर काले रंग से भी चित्रांकन किया हुआ है। खाद्यान्न इनका प्रमुख था चावल और बाजरा। 2-3 चूल्हे तो प्रत्येक घर में मिले हैं, लेकिन कई जगहों पे हमें 6 चूल्हे भी मिले हैं। और उससे हमें क्या पता चलता है? या तो ये सामूहिक भोज होता था वहां पे, या संयुक्त परिवार प्रथा थी। बड़े बड़े कमरे मिले हैं और कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या थी? 33 × 20। एक खंडित नारी की मूर्ति मिली है, एक तांबे की सुई और सुरम सिलाई मिली है, और एक हमें पूजा पात्र मिला है, यानी कि थाली मिली है जिसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। तो ये थी हमारी आहट सभ्यता। आया समझ में? ट्रिक और पढ़ लेते हैं एक बार। ताम्र बनास घाट टीले पर चरखा चक्की चला धूल उड़ाई, त्रिशूल देवता के संग गोरे कोठे की रंगाई, लोहे तांबे की पूजा में सुरम सिलाई सुई, खंड खंड नारी बड़े कमरे बड़े चूल्हे की सफाई, चावल बाजरा खाकर काला बैल व पशु चराई। यानी कि इसकी खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, 1956 रतन चंद्र अग्रवाल, 1961
हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा विस्तृत उत्खनन किया गया और यहां से हमें सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिले हैं और इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी इसको कहा जाता है और इसका स्थानीय नाम क्या था? धूलकोट। स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट कहा जाता है। ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी दोनों ही इसके प्राचीन नाम है। ज्यादा तांबे का उपयोग, तांबे के औजार सामान मिले होने के कारण इसको ताम्रवती नगरी या ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अब हम दूसरी सभ्यता चंद्रावती के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रावती है कहां? ये सिरोही जिले में है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। और कौन सी नदी पर है? ये शिवानी नदी पर स्थित है किस क्षेत्र में? माउंट आबू पर्वत की तलहटी में। माउंट आबू पर्वत की तलहटी में बसी हुई सी ये और आबू रोड के पास स्थित है। आबू रोड शहर है ना, उस शहर के पास स्थित है चंद्रावती। सिरोही जिले में माउंट आबू पर्वत की तलहटी में, आबू रोड शहर के पास और शिवानी नदी के तट पर यह स्थित है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1822 लिखा गया है। इसके बारे में किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड, इनकी पुस्तक है। पुस्तक कौन सी है? द वेस्टर्न इंडिया। द वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने इस चंद्रावती सभ्यता के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन खोज इसकी कब हुई? उत्खनन इसका विस्तृत रूप से कब हुआ? 2013-14 में। 2013-14 में एक जापानी पुरातत्वविद जिनका नाम है हिंडो हितोशी, जापान से थे। हिंडो हितोशी कहां से? ये जापान से। और एक राजस्थान से थे जीवनलाल खरगवाल। इन दोनों ने 2013-14 में यहां पे उत्खनन कार्य किया। हिंडो हितोशी जापान से थे, याद रखना, विदेशी है। एक विदेशी और है, उसके बारे में भी बता देंगे आपको। इस सभ्यता में नहीं है, दूसरी सभ्यता में है। 2013-14 चंद्रावती में हिंडो हितोशी और जीवनलाल खरगवाल, इन दोनों के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। सिरोही जिले में शिवानी नदी के तट पर, आबू रोड शहर के पास, माउंट आबू पर्वत की तलहटी में। सबसे पहले 1822 में जब कर्नल जेम्स टॉड की द वेस्टर्न इंडिया पुस्तक आई थी, उसमें इसका उल्लेख है। और यहाँ पे उत्खनन कार्य 2013-14 में शुरू हुआ। हिंडो हितोशी जापानी पुरातत्वविद और राजस्थान से थे जीवनलाल खरगवाल। अब यहाँ से हमें मिला क्या है, खोज में क्या क्या प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका जो क्षेत्र मिला है वो 50 हेक्टेयर है, कि ये सभ्यता है ना वो 50 हेक्टेयर में फैली हुई थी। और यहाँ से हमें इसका जो पश्चिमी भाग है, बाकी सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा ना कालीबंगा में, कालीबंगा में भी पश्चिमी भाग था ना, तो पश्चिमी भाग से हमें दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से भी हमें जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। और ये दुर्ग है कितना? ये दुर्ग लगभग 26 बिघा में फैला हुआ है, कि 26 बिघा में फैला हुआ एक दुर्गनुमा हमें अवशेष मिले हैं। और वो किससे मिले हैं? पश्चिमी भाग से मिले हैं। दूसरा, इसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग है ना, मध्य भाग से मंदिर समूह मिला है। कितने? लगभग 33 मंदिरों का समूह मिला है। 33 मंदिरों का समूह मिला है। और ये मंदिर है ना, ये लगभग हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और ये बने हुए किससे हैं? ये सभी मंदिर ईंटों से बने हुए हैं, याद रखना। 50 हेक्टेयर क्षेत्र है इसका। पश्चिमी भाग में हमें दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 26 बीघा में फैला हुआ है। मध्य भाग से हमें 33 मंदिरों का समूह मिला है और वो मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है और वो सभी मंदिरों का निर्माण ईंटों से हुआ है।
और हमें यहां से विशेष एक विष्णु प्रतिमा मिली है, एक विष्णु प्रतिमा मिली है, और ये किस पे है? गरुड़ासन। कैसी मिली है? गरुड़ासन, कि गरुड़ पर विराजित हमें एक विष्णु प्रतिमा मिली है। ये सबसे विशेष है भाई, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है ये, यानी कि हमें एक विष्णु प्रतिमा मिली है और वो किस पे है? गरुड़ पे, कि गरुड़ासन मुद्रा में हमें विष्णु की एक प्रतिमा मिली है। तो ये थी हमारी चंद्रावती और आहट, 2 सभ्यताएं। धन्यवाद।